बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्लास 12 फिजिक्स के लेक्चर नंबर 9 के अंदर जो है एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यूज हमारा है कि एक फ्रिक्शनल लेस हीट इंजन है जिसकी इफिशिएंसी 100% है। और उसकी इफिशिएंसी 100% कब होगी? जब उसका जो T2 टेम्परेचर है, या जब उसका एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर जो है, या जब उसका कोल्ड रिजर्वायर वाला जो टेम्परेचर है वो कितना हो। उसका जो टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर का हो वो 0 केल्विन हो, तो उस टाइम इंजन की इफिशिएंसी 100% होगी। अब 0 केल्विन टेम्परेचर फॉरेनहाइट में इसके बराबर है, 0 केल्विन टेम्परेचर सेंटीग्रेड में इसके बराबर है। अब 0 केल्विन टेम्परेचर पर कार्नोट इंजन में भी हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जब भी ये कोल्ड रिजर्वायर वाला होगा, तो उस टाइम जो इंजन वर्क करेगी वो ज्यादा से ज्यादा करेगी, और जब वर्क ज्यादा होगा तो उस टाइम इंजन की इफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। एमसीक्यूज नंबर जो 2 है वो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसका जो दरवाजा है वो ओपन है। तो अब बताएं कि क्या जो रूम का टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाएगा या फिर वो कमरा गर्म हो जाएगा। इसका बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है कि जो कमरा है वो गर्म हो जाएगा, यानी कि जो रूम टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा। फ्रिज खुली होगी, तो ये टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है वो यहाँ पर अब समझे। टेम्परेचर इस वजह से इंक्रीज हो रहा है क्योंकि फ्रिज क्या करती है, वो अपने अंदर से जो गर्माइश है वो निकाल कर भेजती है कंप्रेसर को। कंप्रेसर क्या करता है, उस टेम्परेचर को इंक्रीज करता है ताकि उसको बाहर वाले एनवायरनमेंट में भेज सके, क्योंकि फ्रिज का अंदर वाला टेम्परेचर बाहर वाले टेम्परेचर से कम होता है। इसी वजह से कंप्रेसर को उस टेम्परेचर को बढ़ाना होता है, फिर वो टेम्परेचर बढ़ा के इस कंडेंसर के पास भेजता है, और वो कंडेंसर बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। अब होगा ये, फ्रिज का जब दरवाजा खुला होगा तो ये एवापोरेटर गरमाइश लेगा, इस गरमाइश को यह कंप्रेसर और ज्यादा गर्म करेगा, फिर ये आपका इस एनवायरनमेंट में जाएगा, और वो एनवायरनमेंट आपके कमरे का ही है। फिर वो सेम आपका इस एवापोरेटर में हीट एब्जॉर्ब होगी, और वो आपकी जाएगी इस कंडेंसर कंडेंसर में। फिर वो अगेन उस कमरे के अंदर वही सेम हीट उसको बढ़ा के चढ़ा के पेश करेगा, उसको बाहर रिलीज करेगा। अगर आपको फ्रिज के बारे में हर कंपोनेंट के बारे में जानना है तो हमारा जो फ्रिज वाला लेक्चर है वो जरूर सुने, क्योंकि हमने वहां पर हर इक्विपमेंट को वहां पर डिस्कस किया है कि यहाँ पर वर्क डन सिस्टम कैसे करता है, यहाँ पर इनकी रगों में क्या दौड़ता है, जो रिफ्रिजरेंट है वो क्या काम करता है। ये सब चीजें आप वो लेक्चर जरूर सुने, आपको वहां पर जरूर मजा आएगा। एमसीक्यूज 3 ये कह रहा है कि विच डिवाइस इज नॉट यूज्ड इन डीजल इंजन। तो इसका जो जवाब है हमारे पास वो है स्पार्किंग प्लग, क्योंकि हमने डीजल इंजन वाले लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस किया था कि स्पार्किंग प्लग उस काम के लिए होती है कि वो इग्नाइट करे इन डीजल को, वो चिंगारी लगाए ताकि ये डीजल जले, और जलने से ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव हो। लेकिन चिंगारी लगाने के लिए हमें स्पार्किंग प्लग की यहाँ जरूरत नहीं है। ये पिस्टन जैसे ही ज्यादा ऊपर मूव होगा तो यहाँ पर मौजूद हवा और डीजल का मिक्सचर, हवा के कंप्रेस होने की वजह से हवा इतनी तो गर्म हो जाएगी कि वो उस डीजल को खुद ही स्पार्क कर देगी। तो इसी वजह से यहाँ पर किसी भी किस्म की स्पार्किंग प्लग की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एयर कंप्रेस होने की वजह से खुद ही इग्निशन हो जाती है, जिसको हम कंप्रेशन इग्निशन कहते हैं। एमसीक्यूज 4 के अंदर ये चीज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वो प्रोसेस होता है जो एक मर्तबा हो जाए तो फिर उसी वापस उसमें पोजीशन में ना आए। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि इलास्टिक स्प्रिंग जो है, अगर आप इसको कंप्रेस करेंगे, स्लोली एक्सपेंड करेंगे, फिर ये आपका कंप्रेस हो सकता है, मतलब ये रिवर्स हो सकता है। इसके बाद आपके पास है स्लो कंप्रेशन ऑफ सबस्टेंस इन आइसोलेटेड वेसल। आप इसको कंप्रेस करेंगे, फिर जब गैसेस एक्सपेंड होंगे तो फिर ये पिस्टन ऊपर जाएगा, तो मतलब नीचे हुआ ऊपर गया, रिवर्सेबल है। फिर हम देखेंगे कि स्लो कंप्रेशन ऑफ अ गैस, आपने गैस को कंप्रेस किया, नीचे गया, फिर ये गैस ऊपर भी जा सकता है, इसको एक्सपेंड भी कर सकता है, तो मतलब ये भी रिवर्स हुआ। यहाँ पर अगर आप देखें अ केमिकल एक्सप्लोजन, ये आपके पास एक बॉम्ब है, केमिकल एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, एक्सप्लोड हो गया, क्या अब धमाका वापस बॉम्ब में आएगा? नहीं। तो इसी वजह से जो केमिकल एक्सप्लोजन होता है वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आपका जो इस हिसाब से ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी है। सवाल ये है कि क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग 100% ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क पॉसिबल है या नहीं।
100% एनर्जी कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। ये ही डेफिनेशन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की। इसी वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन होता है नॉट पॉसिबल। चाहे कुछ भी हो, 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। द चेंज इन एंट्रोपी कैन बी गिवन बाय द फार्मूला डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। ये वो फार्मूला है जो हमने एंट्रोपी वाले टॉपिक के अंदर इंतहाई आसान नमूने से ड्राइव किया था, और एंट्रोपी से रिलेटेड हमारे 3 लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के अंदर, वो आप जरूर सुने। उसके बाद हमारा जो एमसीक्यू 7 है वो ये कहता है कि द नेट चेंज इन एंट्रोपी एज अ सिस्टम इन अ नेचुरल प्रोसेस। किसी भी नेचुरल प्रोसेस के अंदर जो नेट चेंज है एंट्रोपी में वो क्या होगी? नेट चेंज एंट्रोपी में हमेशा हमेशा इंक्रीज होती है, कभी भी एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होगी। हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होती है। जिस तरह टाइम आगे बढ़ता है इसी तरह एंट्रोपी भी आगे की तरफ बढ़ती है। एंट्रोपी नेचुरल प्रोसेस जो भी हमारे वो रियल है, और रियल का मतलब है कि इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब आइडियल प्रोसेस, आइडियल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी जीरो होती है। इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर होगा वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि जब बढ़ेगी तो मतलब पॉजिटिव होगी। जो एफिशिएंसी डीजल इंजन की है वो 35% से 40% तक है, और जो एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन की है, जो हमने पेट्रोल इंजन वाले टॉपिक में पढ़ा था, वो है 25 से लेकर 30 तक। तो आप मुझे बताएं किसकी ग्रेटर हुई? डीजल इंजन की या डीजल वाली गाड़ी की जो ताकत होती है वो ज्यादा होती है। इसी वजह से डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो भी ग्रेटर देन पेट्रोल इंजन है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेट्स दैट ए एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड। उसने ये स्टेट नहीं किया था, ये कहा था कि एनर्जी कन्वर्ट होगी मगर कुछ ना कुछ जाया होगा। दूसरी चीज एंट्रोपी डिक्रीज ओवर टाइम, उसने ये नहीं कहा था, उसने ये कहा था कि एनर्जी वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती है। तीसरी चीज हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक ने कहा था कि कोल्ड टू हॉट ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन अगर करनी होगी तो एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा, और वो बात यहाँ पर नहीं है। इसी वजह से ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन है कि एंट्रोपी इंक्रीजेज ओवर टाइम। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की दूसरी स्टेटमेंट ये है कि एंट्रोपी दुनिया की हमेशा हमेशा इंक्रीज होगी, कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी एक्यूरेट है। द प्रोसेस विच वायोलेट्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, वो प्रोसेस है कि जो हीट है वो कोल्ड से हॉट की तरफ फ्लो हो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहता है कि हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ, लेकिन जब कोल्ड से हॉट की तरफ हीट फ्लो होगी तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आपका वायोलेट होता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी एक्यूरेट होता है। एट लास्ट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में आपके जो दोस्त हैं उनके साथ भी रिकमेंड करें। और जो हमारे न्यूमेरिकल्स वाले वीडियोस हैं और सारे चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप ज़रूर कवर करें, और उसके साथ साथ हर टॉपिक को समझें, क्योंकि हमने इंतहाई आसान और डिटेल वे से समझाया है। उससे ये होगा कि आपकी कोई भी पॉइंट जो बुक के अंदर मेंशन हो वो आप नहीं उसमें से छोड़ पाएंगे, क्योंकि हमने सारी पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। कुछ लेक्चर्स हमारे बड़े ज़रूर हैं, मगर वो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।